हमारे ससुर साहब के पड़ोस में एक शख्स नियाज रहता था। वो उम्र की आखिरी मंजिलों में था, मगर अभी तक जवानों से हमारे ज्यादा तगड़ा और सेहतमंद था। लंबा, ऊंचा, चौड़ा, चकला, वो कभी इलाके का मशहूर पहलवान हुआ करता था। किसी सबब इसने अधेड़ उम्री तक आते आते पहलवानी छोड़ दी और थोड़ी सी जमीन से गुजर बसर करने लगा। इसकी दास्तान मैंने अपनी सास से सुनी थी। नियाज ने बड़ी जवानी में पहलवानी की और जब पहलवानी छोड़ी तो शादी कर ली, क्योंकि वो जिंदगी की तन्हाई से तंग आ गया था। यूं तो वो एक खुशहाल और मुतमिन जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसकी हसीन बीवी के बारे में लोग दब्बे लफ्ज़ों में चीमगोइयाँ करने से बाज नहीं आते थे कि हसन बानो का चाल चलन ठीक नहीं है। एक बार किसी मोहल्लेदार ने जुर्रत करके नियाज के कान में ये बात डाल ही दी। इसे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने अपनी बीवी को हर तरह से अच्छा रखा हुआ था। ताहम दिल में शक तो आ चुका था। दिल की शोर से तंग आकर इसने बिल आखिर एक रोज़ बीवी को कुरान पाक देकर कहा कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हारा किसी शख्स से गलत तल्लक नहीं है, क्योंकि मुझे पास पड़ोस से ऐसी सुनगुन मिली है कि तुमने किसी गैर के साथ मरासम रखे हुए हैं। इसने साफ साफ बात की और बीवी से भी साफ जवाब चाहता था। हुसन बानो ने कहा कि पड़ोसी झूठ बोलते हैं, मगर नियाज ने इसकी जुबान की लकनत महसूस कर ली। तभी शक इसके दिल से न गया और वो हकीकत को खोजने के लिए बेचैन रहने लगा। हमारे गांव से कुछ दूर एक मैदान था, जहां हर साल मेला लगता था और तमाशे हुआ करते थे। इस बार भी मेले का आगाज हुआ तो नियाज ने बीवी से कहा कि मैं आज रात मेला देखने जा रहा हूँ, वहाँ पहलवानों का दंगल भी होगा, मुमकिन है कल रात भी ना आ सकूं, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर वो मेला देखने चला गया। जब रात 1 बजे तमाशा ख़त्म हो गया और गांव के लोग घरों को लौटने लगे तो इसने अपनी पड़ोसी से कहा, सरदार जी, मेरी बीवी को ये पैगाम पहुंचा देना कि मैं 2 दिन के लिए अगले गांव अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। वो मेरा इंतज़ार न करे, अब मैं 2 दिन बाद घर लौटूंगा। जब हुसन बानो को सरदार जी की बीवी ने सुबह ये पैगाम पहुंचाया तो वो खुश हो गई कि चलो 2 दिन और आज़ादी मिली। दरअसल इसकी दोस्ती अपने मेके के गांव के एक नौजवान से थी, जो वहां के जमींदार का बेटा था। इसका नाम राना था। ये दोस्ती नियाज के साथ शादी से पहले से थी। हुसन बानो ने शोहर का पैगाम मिलते ही मोहल्ले के एक लड़के को राने के पास भेजकर इसी वक्त बुलवा लिया। इधर नियाज अपने भाई के गांव नहीं गया था, वो सूरज डूबने का इंतजार कर रहा था। रात 1 बजे वो अपने घर रवाना हुआ। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो राना इसके घर में मौजूद था। हुसन बानो घबरा गई कि इस वक्त कौन आ गया। इसने जल्दी से राना को लकड़ी की अलमारी के पीछे छुपा दिया और दरवाजे के पास पहुंची। कौन है? इसने पूछा। मैं हूँ नियाज, दरवाज़ा खोलो। हुसन बानो ने दरवाज़ा खोला और बोली, मेरे पास माचिस नहीं है, अंदर आकर लालटेन जला दो। इसका ख्याल था कि जैसे ही इसका शौहर दरवाज़ा खुला छोड़कर लालटेन जलाने किचन के अंदर जाएगा, इतनी देर में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर राना भाग जाएगा। मगर नियाज भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। इसने जेब से माचिस निकालकर हसन बानो को थमा दी और कहा, तू जाकर लालटेन जला, मैं अभी आता हूँ। वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। जब लालटेन जल गई और रोशनी हो गई तो इसने बरामदे में इसे लटका दिया।
और खुद भी वहां चारपाई पर लेट गया। इधर राना को मौत पुकार रही थी। अचानक इसे खांसी आ गई। इसने खांसी को दबाने की कोशिश की। इस कोशिश में इसका दम घुटने लगा। फिर आखिरकार जोर से खांसी निकल गई। इसकी आवाज पर नियाज उठकर बैठ गया। यहाँ कौन है? इसने बीवी से पूछा। हसन बानो ने कहा, शायद पड़ोस से कोई लड़का खांस रहा है। नियाज ने कहा, आवाज पड़ोस से नहीं, हमारे घर के अंदर से आई है, और किसी लड़के की खांसी की आवाज इतनी बारी नहीं हो सकती। दम घुटने की वजह से इतनी देर में राना अलमारी के पीछे से निकल आया और खाना खाने वाले तांबे की थाली ताक कर नियाज को मार दी, मगर निशाना चौंक गया और थाली फर्श पर गिर गई। नियाज समझ गया कि जो भी है, इसके पास कोई हथियार नहीं है। इसने फौरन दरवाजे के पीछे से डंडा निकाला, जिसके सिरे पर लोहे का खोल लगा हुआ था, और राना के सर पर पूरी कुव्वत से मार दिया। वो चुकरा कर गिर गया। नियाज ने ताबड़तोड़ वार इसके सर पर किए, यहाँ तक कि इसकी जान निकल गई। जब वो बेहिस हो चुका तो नियाज ने बीवी से कहा, अब इसको उठाकर मेरे कंधों पर डाल ताकि इसे फेंक आऊं। लगता है कोई चोर हमारे घर में भी आया था और तुझे खबर तक ना हुई। हसन बानो बच्ची नहीं थी, समझ गई कि वो ये बात इसे बहलाने को कह रहा है। बहरहाल किसी न किसी तरह इसने राना का बेजान जिस्म अपने शोहर के कंधों पर लाद दिया। नियाज इसका जसद खाकी एक कुएं में जाकर फेंक आया, लेकिन जब वापस घर आया तो इसकी बीवी भाग चुकी थी। सुबह होने लगी थी। इसने अपने खून आलूद कपड़े धोकर अलगनी पर डाल दिए, फर्श को धोया, खुद भी नहाया, और जब कपड़े खुश्क हो गए तो इन्हें पहनकर गांव में वाक़या एक मज़ार पर चला गया। जब सुबह हुई तो राना के घर वालों को परेशानी हुई कि वो अभी तक घर नहीं आया। इनको इल्म था कि साथ वाले गांव से एक लड़का कभी कभी इसको बुलाने आता था। वो फौरन साथ वाले गांव गए और ढूंढते ढूंढते नियाज के घर के पास पहुंच गए। इनको वहां खून के कतरे नजर आए। वो इन कतरों का पीछा करते हुए कुएं के पास पहुंच गए। एक आदमी कुएं में उतरा। इसे लाश नजर आ गई। इसे रस्सी से निकाला गया। इतनी देर में किसी ने थाने में इत्तला कर दी और पुलिस आ गई। नियाज जब मज़ार से वापस आया तो पुलिस वालों से हाथ मिलाया। उन्होंने राना के बारे में पूछा तो इसने कह दिया कि मैंने मारा है, मगर पुलिस वाले यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि इसका किरदार बहुत अच्छा था और सभी इलाके के लोग इसकी इज्जत करते थे। लेकिन जब इसने वो डंडा दिखाया जिससे राना को मारा था, तब वो इसे थाने ले गए। इसे कुछ अरसे की जेल हो गई। जब सजा काट कर वापस आया तो इसने बीवी को तलाक दे दी। राना के भाइयों ने 2 बार इस पर कातलाना हमले भी करवाए, मगर वो बच गया और अपने बेटे को लेकर किसी और तरफ कूच कर गया। इस वाक़या को 15 बरस बीत गए। लोगों के ज़हनों से वाक़या की याद महू होने लगी कि एक बार फिर गांव में एक और वाक़या ने जन्म लिया तो बोली बातें ताज़ा हो गई। इन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरे साथ एक लड़की चंदा भी पढ़ती थी। वो मेरी सहेली बन गई। एक दिन चंदा ने बताया कि वो बहुत परेशान है। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो बोली, मैं एक लड़के ज़ुबैर को चाहती हूँ। वो बहुत खूबसूरत है
मगर खुशहाल घराने से नहीं है, यही परेशानी है। तुम्हें इस लड़के से मेल जोल खत्म कर देना चाहिए, वरना तुम इसके लिए मुसीबत बन जाओगी और तुम्हारी चाहत की सजा तुम्हारे भाई इस गरीब लड़के को देंगे। बात ये थी कि चंदा का ताल्लुक गांव के मुअज़्ज़ज़ घराने से था। इसके वालिद अपनी अराजी की देखभाल की खातिर शहर से गांव आ बसे थे, वरना इसके ताया चचा शहर में आला अहदों पर फाइज थे। इसके बरक्स ज़ुबैर का कोई नहीं था, वो यहाँ किसी रिश्तेदार के तोसत से आया था और चंदा के वालिद ने इसको अपना घरेलू मुलाजिम रख लिया था। वो बिलाशबा एक गरीब लड़का था, माँ बाप मर चुके थे, मैट्रिक पास और खूबसूरत नौजवान था। मैं अक्सर चंदा को समझाती थी कि वो इसके ख्याल से बाज आ जाए, क्योंकि ये मौत का खेल है, लेकिन वो ज़ुबैर को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। आखिर इस बात की भनक इसके घर वालों को हो गई कि इनकी लड़की घर के मुलाजिम के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही है। तभी इसके भाइयों ने इसकी निगरानी शुरू कर दी और ये भी मालूम करने की कोशिश की कि ज़ुबैर कौन है, इसके वालिदैन कहाँ हैं। जब चंदा के वालिद को पता चला कि ये मशहूर पहलवान नियाज़ का बेटा है, तो वो सोच में पड़ गए। बुजुर्गों ने इनको बताया कि जब इसके बाप ने गांव छोड़ा तब ये छोटा सा था। इन्हीं बुजुर्गों ने ज़ुबैर को बुलाकर समझाया कि बेटा, तुम इन लोगों की नौकरी छोड़ दो और गांव से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप की दुश्मन तुम्हारी जान ले लें। चंदा ये नहीं जानती थी कि ज़ुबैर के वालिद ने जिस राना को कत्ल किया था, वो इसके वालिद का करीबी रिश्तेदार था। गोया वो अपने खानदान के दुश्मन के लड़के से मोहब्बत में मुब्तला थी। ये और ज़्यादा ख़तरे वाली बात थी, क्योंकि कत्ल का ज़हम मंदमल हो मगर अंदर से हरा ही रहता है। जब बुजुर्गों की ज़ुबानी ज़ुबैर ने अपने बाप से मुतअल्लिक़ कत्ल की वारदात का किस्सा सुना तो इसे मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ। इससे पहले वो इससे नावाकिफ़ था। गांव के बुजुर्गों के समझाने पर इसने फौरन ये गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। इसने चंदा को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया, मगर वो एक नादान लड़की थी। इसने बजाय ज़ुबैर को ज़िंदगी से निकालने के इसरार किया कि वो भी इसके साथ जाएगी। कहने लगी, मुझे तुम्हारे वालिद या तुम्हारे माजी से कुछ मतलब नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, जियो या मरूं मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। इस जिद्दी लड़की ने इसे इतना मजबूर किया कि वो बेबस हो गया और दोनों ने आधी रात को घर छोड़ दिया। चंदा अपने साथ 2 जोड़े कपड़े और कुछ जेवर ले गई। उन्होंने थोड़ा सा फैसला तय किया था कि खेतों में मौजूद कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने से गांव वाले समझ जाते हैं कि खेतों में कोई दाखिल हुआ है। तभी लोग लालटन और लाठियां लेकर बाहर का जायजा लेने आ जाते हैं। गांव के लोगों ने फौरन हथियार संभाले और बाहर आ गए। इनमें एक जुवान जो बहुत जला था, इसने इधर को दौड़ लगा दी जिधर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। बाकी लोग तो इसके ताक़ब में आ रहे थे, मगर ये नौजवान जिसका नाम मंजूर था, इस तरफ इसका बाड़ा भी था। नौजवान ने ज़ोर से ललकारा,
कौन हो, रुक जाओ। वो समझ रहा था कि कोई चोर गाय भैंस खोलने निकला है। इसने टार्च की रोशनी घुमाई। वहां कोई चोर तो ना था, मगर एक लड़का और लड़की भागे जा रहे थे। वो भी पीछे भागा और इन्हें जा लिया। टार्च की रोशनी इनके चेहरों पर डाली तो देखा कि ये ज़ुबैर था, जो मलकों की लड़की को भगाए लिए जा रहा था। इसको चंदा पर तरस आ गया। इसने कहा, चंदा बीबी, तुम अपने इज्जतदार बाप भाइयों के चेहरों पर कालक न मलो, यूं भी तुम लोग पकड़े जाओगे। गांव के लोग तुम्हारे ताक़ब में आ रहे हैं। मेरे बाड़े में जाकर छुप जाओ, वहां मेरे जानवर बांधे हैं। चंदा दौड़ती हुई गई और बाड़े में जाकर छुप गई, लेकिन ज़ुबैर को इसने डर लिया। इतने में गांव वाले आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंजूर ज़ुबैर को पकड़े खड़ा था। इसने लोगों से कहा, ये मेरी गाय खोल रहा था, इसे चोरी की सज़ा होगी। ज़ुबैर खामोश रहा। तभी मंजूर ने ताक़ब में आए लोगों से कहा, इसका ध्यान रखना, ये भागने ना पाए। ये मेरा चोर है, इसको सज़ा भी मैं दूंगा। तुम में से कोई इसको कुछ ना कहेगा। मेरी गाय खुली है, मैं इसे खोटे से बांध कर अभी आया। ये कहकर वो दौड़ता हुआ बाड़े में गया और चंदा से कहा, ये लो लाठी और अभी के अभी बाड़े के पिछले दरवाजे से निकल कर फौरन अपने घर चली जाओ। अभी सब सो रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। बदनामी से बचने और अपनी जान बचाने का बस यही तरीका है। वो लड़का गांव वालों के हाथों में है। मुझे फौरन जाकर इसकी भी जान बचानी है। चंदा इसकी बात समझ गई। मंजूर बाड़े से निकलकर दौड़ता हुआ हजूम के पास लौट आया और चंदा दूसरी जानब से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। वो हाँफती कांपती 10 मिनट से भी पहले घर पहुंच गई और जाते ही अपनी चाय पाई पर ढह गई। घर वाले बेखबर सो रहे थे। इसकी दहलीज पार करने और फिर वापस आने की इनको खबर ना हुई। माल बत्ता जाग रही थी। इसने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। ज़ुबैर को मंजूर ने लोगों के घेरों से निकाला और अपने साथ ले गया कि सुबह होगी तो मैं इस चोर का फैसला करवाऊंगा। अब आप सब लोग अपने घर जाएं। सुबह इस चोर की हैसियत से गांव की पंचायत में पेश किया गया और मंजूर ने इसकी पासदारी करते हुए इसको गांव बदर करने का मुतालबा किया और कोई दूसरी सज़ा न दिलवाई, क्योंकि गाय की चोरी की सज़ा हवाला पुलिस करना या खुद जुर्माना आयद करना बनती थी। गांव में इसका कोई न था जिससे जुर्माना वसूल किया जाता। मंजूर ने कहा, इसको मार पीट भी करेंगे तो क्या हासिल, कौन इसके जख्मों का इलाज कराएगा। मेरी गाय मेरे थान पर है, इसको इतनी सज़ा काफ़ी है कि गांव बदर कर दिया जाए। यूं ज़ुबैर जान बचाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब चंदा मुझसे मिली तो बहुत दहशत ज़दा थी। वो रोते हुए बोली, तुमने सच कहा था कि घर से भागना आसान नहीं। मुझे पहले ही इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए था। आज अल्लाह ने हम दोनों पर करम किया। अगर हम मंजूर जैसे नेक इंसान के बजाय गांव वालों के हजूम के हाथ आ जाते तो वो हमें मेरे वालिद और भाइयों के हवाले करके हमारी मौत यकीनी बना देते। मैंने कहा, शुक्र करो चंदा, तुम्हारी माँ की दुआएं काम आ गई, वरना तुम्हारे साथ होना तो यही था। आज इसकी शादी एक जिम्मेदार घराने में हो चुकी है और ज़ुबैर फिर कभी हमारे गांव लौट कर नहीं आया।
میں اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ ہماری لڑکیوں کو کب عقل آئے گی۔